आई लगाना है, जैसे डेल्टा टी बी आई इंटू के बी इंटू एम, डेल्टा टी एफ आई इंटू के एफ इंटू एम। तो वेयर इज द कंफ्यूजन? मतलब मैं आपका बात नहीं समझ पा रही हूँ। हाँ मैम लक्षिता मेरे को बोलो। ना एक्चुअली कंफ्यूजन इसमें हो रहा था कि हम कह रहे हैं कि एक जगह पे कि उसकी सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंडेंट करता है। बेसिकली मोलैलिटी और सोल्यूट की आगे ना, सोल्यूट के पार्टिकल्स पे तो डिपेंड करेगा ही वो। हाँ करेगा। ठीक है मैम। तो यस आई में मैम। तो वो सोल्यूट के पार्टिकल्स ही है ना। आई आपको कब बचा रहा है? जब सोल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट कर रहा है, तो उस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, और आई लगाने से वो कितने पार्टिकल्स आ जाएंगे वो करेक्शन हम ऑलरेडी बीच में ऐड कर चुके हैं, दैट्स इट। ओके मैम, मैं सॉल्वेंट पे कंफ्यूज हो गई थी। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा कल ना मैंने थैंक आपकी यू। आरपीएस 4 का, ओके बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 उठाया, जिसमें मोलैरिटी सल्फ्यूरिक एसिड की दी हुई है और डेंसिटी गिवन है। मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए, जैसे 0.8 मोलर मींस 0.8 मोल ऑफ सोल्यूट 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमें मोलैरिटी पता है, मतलब हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है, उससे हम WB सॉल्व कर लेंगे। फिर डेंसिटी पता है तो उससे हम वेट ऑफ सोल्यूशन निकाल लेंगे। फिर मुझे वेट ऑफ सोल्यूशन भी पता है, मुझे वेट ऑफ सोल्यूट भी पता है, तो दोनों को यूज करके मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लूंगी। और मोलैलिटी के लिए मुझे 3 चीजें ही पता होनी चाहिए थी, WB, MB और WA। कल मैंने आपको समझाया, जैसे हर बैच में ये चल रहा है, ऑफ कोर्स सेम चलता है, तो जैसे आज एक बैच में मैंने इसके पार्ट्स के नंबर कर दिए, बस इतना फर्क है कि आपने भी सेम ही पढ़ा है, सेम क्वेश्चन है, बट नंबर्स कर दिए। प्लीज लेट मी नो कि किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में। अब प्लीज रेज योर हैंड्स, आप में से कितने बच्चे मुझको रिवर्स क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि अगर मेरे को मोलैलिटी दी हुई है, मोलैलिटी और डेंसिटी दी हुई है, और मैंने मोलैरिटी पे पहुंचना है। रेज योर हैंड्स, कौन बच्चे इस क्वेश्चन को कंसेप्चुअली सॉल्व कर पाएंगे कि हाँ जी मोलैलिटी पता है, डेंसिटी पता है, और हम मोलैरिटी पे पहुंच सकते हैं। देवांशु को पता है, संयम को पता है। चलो जी देवांशु आपसे स्टार्ट करते हैं, बोलो बच्चे कैसे। आप मुझे स्टेप्स बताओगे कि सपोज मेरे को मोलैलिटी गिवन है और डेंसिटी गिवन है, हाउ आई विल रीच ऑन मोलैलिटी। देवांशु आपने बोला नहीं बच्चे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बताओ। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। तो आई यस थिंक मैम। देवांशु इज नॉट एबल टू कनेक्ट। हाँ जी ध्रुव, आप बताओ ध्रुव। यस मैम। मैम जब हमें मोलैलिटी दी हुई है तो मतलब हमें वेट ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट दोनों गिवन होंगे, तो हमें उससे हम वेट ऑफ सोल्यूट कहाँ से पता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट तो पता है 1000 ग्राम है। हाँ। मैम वेट ऑफ सोल्यूट क्योंकि मोल्स होंगे ना, तो उनमें से तो आई एम स्टूडेंट ना, तो मुझे आप आराम से बताओ ना कि हाँ मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है, जिससे मैं WB सॉल्व कर लूंगा, और उधर से मुझे WA वेट ऑफ सॉल्वेंट तो पता है, क्योंकि मोलैलिटी मींस दिस मोल्स ऑफ सोल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और बताओ। तो मैम दोनों की वजह से हम वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। दोनों को ऐड कर लेंगे, WB WA, तो वेट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। फिर हमें डेंसिटी भी गिवन है और मैम वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें पता लग गया, तो इससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। वैसे तो +1 में मैंने आपको वेट और डेंसिटी वाला डायरेक्ट फॉर्मूला भी कराया था मोलैरिटी का, नहीं तो ठीक है आप मोलैरिटी वॉल्यूम निकाल लो और वॉल्यूम से मोलैरिटी पे पहुंच जाओ। वेरी वेरी गुड जी। ठीक है जी। चलो जी। अब किसी को कोई डाउट, अपने आप को कंफर्म करो, आर यू एबल? हैंड डाउन कर लो सारे बच्चे, थैंक यू सो मच। और मेरे को ये बताओ कि क्या अब आप दोनों में, आपको लगता है आप दोनों केसेस कर लोगे, मोलैरिटी से मोलैलिटी और मोलैलिटी से मोलैरिटी? मैम मोलैलिटी वाला बताना एक बार। मोलैलिटी वाला पूर्व बताएगा, आप दोबारा सुनना तुम लक्षिता, अक्षिका सॉरी। पूर्व बताओ, पूर्व बताओ, फिर से एक्सप्लेन करो आराम आराम से, ताकि सबको समझ आए कि अगर मोलैलिटी गिवन है तो मैं मोलैरिटी पे कैसे पहुंचूंगी। पूर्व कौन गया? अच्छा। हाँ एक और अच्छी बात जो पूरू जी ने करी है, आपके पास ना साइनॉप्सिस में फॉर्मूलाज दिए हैं, साइनॉप्सिस में इनके फॉर्मूलाज दिए हैं, मैंने कभी याद नहीं करे पूरू, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो अगर आपको वो फॉर्मूलाज याद करने हैं तो फॉर्मूलाज याद कर लें। चलो नमन आप बताओ कि कंसेप्चुअली कैसे करोगे। हम पहले मोलैलिटी से हम नंबर ऑफ मोल्स पता करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स से हम वेट ऑफ सोल्यूट निकालेंगे, फिर वेट ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करके टोटल वेट निकालेंगे, फिर डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी वेट को डेंसिटी से डिवाइड करके वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर मोलैरिटी निकाल लेंगे।
हाँ, नंबर ऑफ मोल्स। नमन ने ना बिल्कुल सही बताया, बट उसकी ना वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तो एटलीस्ट अक्षय आपको समझ नहीं आया। चलो जी मैं बोलती हूँ एक बार। थैंक यू नमन, आपने बिल्कुल सही बोला। वैसे मोलालिटी मीन दिस मच मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या डब्ल्यू है तुम्हारे पास तैयार है 1000 ग्राम, जो मोल्स ऑफ सोल्यूट है उससे डब्ल्यू बी आ जाएगा, डब्ल्यू बी और डब्ल्यू को ऐड करके डब्ल्यू बना लेना, और वो डब्ल्यू और डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता कर लेना, और जब वॉल्यूम पता है तो मोल्स बाय वॉल्यूम से मोलारिटी आ जाएगी। ठीक है अक्षिका? यस मैम। ट्राई करना। अब सिर्फ एक इंटर कन्वर्जन अब मेरी कराने की बची है। व्हेनेवर आई विल गेट टाइम आई विल डू दैट इंटर कन्वर्जन। वो पता क्या, मोलालिटी और पीपीएम, उसका क्वेश्चन मैंने गलती से पहले दे दिया, असाइनमेंट में था मोलालिटी और पीपीएम, क्लोरोफॉर्म वाला क्वेश्चन है, वो भी छोड़ दो बेशक, मैं खुद ही करा दूंगी। इनफैक्ट वो कन्वर्जन में वो क्वेश्चन ही कराती हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अब आप ट्राई करूंगी। अब आज का काम शुरू करते हैं। आज हमने लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ जाना है, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर है। बट बिफोर गोइंग टू दैट, ऑस्मोसिस बोलो। मैम मोलैरिटी जो होती है वो यूजुअली इक्वल होती है ना मैम मोलैलिटी के, स्मॉल डिफरेंसेस मे बी देयर। ये हर्षदीप ने ना बहुत अच्छी बात बोली, ये भी मुझे आपको बोलना था। अच्छा वो आपने याद करा दिया। हर्षित मैं बोल रही हूँ बच्चे, आपकी ना आवाज वैसे भी कट रही है। डिल्यूट सॉल्यूशंस के लिए मोलालिटी और मोलारिटी इक्वल होती है। कई बार हमें ना क्वेश्चन में दे रखा है मोलारिटी, पर जो प्रॉपर्टीज अभी तुम कर रहे थे डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ, उसमें तो मोलालिटी चाहिए, तो हम ऐसे ही कह देते हैं चल ठीक है यार इसी को मोलालिटी पुट कर लो। फॉर डिल्यूट सोल्यूशन मोलारिटी एंड मोलालिटी आर इक्वल। लेकिन कई बार हमने बुकलेट में पक्का एक आधा क्वेश्चन ऐसा बनाया होगा कि हमने मोलारिटी दी है, डेंसिटी दे दी है, तो हम हार्ट ऑफ हार्ट ये चाहते हैं तुम पहले उससे मोलालिटी सॉल्व करो और फिर मोलालिटी को तुम एक्सप्रेशन में पुट करो। या हम क्वेश्चन ही ऐसे पूछ रहे हैं मोलारिटी इतनी है, मोलालिटी इतनी है, अदरवाइज मोलालिटी ऑलमोस्ट सेम ही होती है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, लंबा चौड़ा फर्क नहीं आता। जैसे जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे ना 0.8 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपकी आरपीएस का क्वेश्चन है, तो इसकी मोलालिटी का आंसर 0.81 है। तो सोचो 0.8 मोलर है 0.81 मोलर है, केड़ा कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ा है। इट इज ओनली व्हेन दे आस्क भी इसको कन्वर्ट करो तब करना है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। चलिए जी आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैंने बोला हमारी प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस, एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलो जी। अभी आपने जो लाइन बोली थी मोलारिटी और मोलालिटी वाली एक बार रिपीट कर दो। मैंने बोला डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलारिटी और मोलालिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं होता है। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम। अच्छा आज बोलो हर्ष। मैम हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो 1 लीटर सोल्यूशन होता है उसका जो वेट होता है ऑलमोस्ट 1 kg होता है, इसलिए मोलैरिटी एंड मोलैलिटी दोनों इक्वल होते हैं। वेरी गुड। हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं एक्चुअली उनकी डेंसिटी बहुत कम है, और उसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सोल्यूट बहुत कम है, दोनों में फर्क इतना सही है ना। मोलैरिटी मींस मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नाउ इफ द सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट तो सोल्यूट का अमाउंट तो बहुत ही कम है ना, वो 0.1 ग्राम आपने ऐड किया या नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यूजुअली वैल्यूज दोनों सेम होती है। हाँ फाइनली मैंने कहा हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, पर उससे पहले हम थोड़ा सा ऑस्मोसिस डिस्कस करेंगे। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आपको कुछ माड़ी मोटी पता है, सारे बच्चे बता रहे थे, तो आप भी बताओ कुछ भी। ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो प्रेशर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लोअर कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही जी। मैंने ना ऑस्मोसिस की 3 डेफिनेशन ऐसे लिखी है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बिल्कुल ठीक जी, बहुत ही बढ़िया। अब देखो हाँ, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस इज नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम नंबर 1, या तो मैं कह सकती हूं, मैंने 3 डेफिनेशंस ऐसे स्टाइल से लिख दी, प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, या डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो एक बात तय है, जहां सॉल्वेंट ज्यादा है उधर से वहां मूव करना है जहां सॉल्वेंट कम है, नेट फ्लो वहां होगा। सॉल्वेंट तो दोनों जगह जा रहा है पर नेट फ्लो वहां होगा जहां सॉल्वेंट कम है, और जाना कहां से है जहां सॉल्वेंट ज्यादा है। अब अगर प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन के बीच में एसपीएम लगा दिया जाए तो ऑफ कोर्स प्योर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट ज्यादा है तो प्योर सॉल्वेंट से जाएगा सोल्यूशन की तरफ। अगर एक डाइल्यूट सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, बीच में एसपीएम है, तो ऑफ कोर्स डाइल्यूट से जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ। और या
जहां सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा, ऑफ कोर्स डिल्यूट में ज्यादा, ऑफ कोर्स प्योर सॉल्वेंट में ज्यादा है, तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट जाना है थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो इसको नोट करो ऐसे ही। अच्छा, सोल्यूशन, और पता पूरी इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। अब सोल्यूशन को बच्चे ना ऐसे गलत इंटरप्रेट करते हैं। वैसे तो जब मैं कह रही हूँ सोल्यूशन, तो इसका मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जिसमें सोल्यूट कम है ना। डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का यही मतलब हुआ ना कि सोल्यूट कम है, ठीक है। लेकिन कई बार बच्चे उसको सॉल्वेंट से कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हम कहना क्या चाहते हैं, लॉजिक क्या देना चाहते हैं, जहां सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से वहां जाना है जहां सॉल्वेंट कम है, दैट्स इट। जब ये नोट हो जाए तो बता देना। मैंने 3 क्वेश्चंस बनाए हैं जिससे आपको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्लियर होगी। पहले हम ऑस्मोसिस क्लियर करेंगे, फिर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्लियर करेंगे, फिर हमारा न्यूमेरिकल पार्ट शुरू होएगा। डन मैम। चलो जी फिर। क्वेश्चन है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज फ्रॉम, मैंने ना ऐसे दो साइड लिए, एक ए एक बी है। ए में 0.2 मोलर ग्लूकोज एक्वा सोल्यूशन है, बीच में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। बी में 0.3 मोलर ग्लूकोज एक्वा सोल्यूशन है। ऑप्शंस देखना, ए टू बी, बी टू ए, बोथ द साइड्स, नन ऑफ द साइड। A to B. A to B. A to B मैम, फर्स्ट ऑप्शन। ये ना जो क्वेश्चंस मैं आपको पूछ रही हूँ ना, गूगली क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। सीधे देखने में तो आंसर ए टू बी आ रहा है, क्यों? बोथ द साइड, क्योंकि नेट पे उधर वाली साइड ज्यादा हो रही है, ए टू बी। अब आपको पता चल गया जैसे ही मैम ने लिखा। पर मेरी बात सुनो, मैं ये कह रही थी कि वैसे आप सबका आंसर ठीक था, ए टू बी। आपने सीधा हिसाब लगाया। 0.2 मोलर अब डिल्यूट है, 0.3 मोलर कॉन्सेंट्रेटेड है ना पूरा, क्योंकि 0.2 मोलर उधर 0.3 मोल है, तो डिल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जाना है। पर मैंने ऊपर नेट तो कहा ही नहीं है, तो सॉल्वेंट तो दोनों साइड जाता है, पर नेट फ्लो डिल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ द साइड। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में मैंने ये कहा होता नेट फ्लो, तो फिर आपका आंसर बिल्कुल ठीक था, ए टू बी। तो समझो क्वेश्चन आपको आता था, बट यू हैव टू सी द वर्डिंग व्हाट वी हैव आस्क्ड। हाँ, कई बार ऐसा होता है, कई बार वो नेट लिखते ही नहीं है, पर बोथ द साइड के ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको लगता है कि अच्छा वो नेट नोट नहीं सोच रहे, पर हमें पता है कि नेट ही है और वो ए टू बी है। बट मैंने ऐसा नहीं कहा, और ऑप्शन भी दी बोथ द साइड्स, तो आंसर इज बोथ द साइड्स। जब ये नोट हो जाए तो बता देना। एज आई टोल्ड यू कि वी विल डिस्कस 3 क्वेश्चंस जिससे हमें ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्लियर हुए। बोलो जी मैम, एक बार दोबारा बता दीजिए। एक्चुअली आप बता सकते हो ए और बी में से कौन ज्यादा डिल्यूट है? मैम बी वाला नहीं, नहीं, सॉरी, ए 0.2 वाला। मोलर मींस 0.2 मोल्स है, उधर 0.3 मोल्स है, तो डिल्यूट तो ए है। नेट मूवमेंट ए से बी की तरफ जाएगी क्योंकि डिल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड। पर ना ऊपर मैंने नेट वर्ड नहीं पूछा, इसलिए ये गोली क्वेश्चन हो गया। मैंने कहा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो दोनों तरफ ही जाएगा, नेट फ्लो ए टू बी है। तो मैंने फिलहाल पूछा था फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज फ्रॉम, सो आंसर इज बोथ द साइड्स। ओके, चलें आगे। यस मैम। नेट, अब मैंने नेट पूछा है, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज फ्रॉम ए साइड में 0.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट X है, बी साइड में 0.3 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट Y है, बीच में एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। ऑप्शन ए टू बी, बी टू ए, बोथ द साइड्स, डाटा इज इनसफिशिएंट। डाटा इज Data is insufficient. अब आप अवेयर हो गए हो कि मैम ने पहले ही कहा है कि मैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। व्हाई डाटा इज इनसफिशिएंट? मैम अब इलेक्ट्रोड कितना डिसोसिएट करेगा वो तो पता होना चाहिए। यस, वेरी गुड। इलेक्ट्रोलाइट, अब ना एक्चुअली इस पूरे टॉपिक में ना जो आज चला रहे हैं, इसमें नेट कंसंट्रेशन, वैसे भी रोज हम आई के साथ ही देख रहे हैं, तो यहाँ तो आई के साथ ही नेट कंसंट्रेशन। कोई बोलेगा कंसंट्रेशन है तो है 0.2 मोलर, नहीं, वो तो कंसंट्रेशन है, पर आगे आई फैक्टर देखना पड़ेगा। और जब मैडम क्लियरली कह रही है वो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो भी इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कुछ ना कुछ तो आई फैक्टर है। तो इट इज आई इनटू मोलैरिटी व्हिच इज कॉल्ड नेट कंसंट्रेशन। तो नेट कंसंट्रेशन फाइनली डिसाइड करेगी किसने कहां जाना है, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बना डाटा इज इनसफिशिएंट। और क्या डाटा चाहिए था आपको, फिर आप ये क्वेश्चन कर लेते। आई के बारे में आई की वैल्यू पता होनी चाहिए थी। वेरी गुड, आई की वैल्यू पता होनी चाहिए थी। जब आप ये नोट कर लो तो बताना, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम ये क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर दो प्लीज।
बच्चे एक साइड इलेक्ट्रोलाइट X है, एक साइड इलेक्ट्रोलाइट Y है, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन दिख रही है, पर क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट आई फैक्टर तो दिख ही नहीं रहा है, हमने बताया ही नहीं है। जब तक आई फैक्टर नहीं पता तब तक आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि नेट कॉन्सेंट्रेशन कितनी ज्यादा है, किस साइड ज्यादा है। इट इज द नेट कॉन्सेंट्रेशन विच मैटर्स। नेट कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है यानी मोलैरिटी साथ में आई, नेट कॉन्सेंट्रेशन में आपको आई भी साथ में लगाना है। एक्सक्यूज मी मैम, बोलो दिया। मैम आई फैक्टर से कैसे मतलब डिफरेंस होगा? जैसे ना अगर मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट X होता NaCl, तो NaCl का आई फैक्टर 2, तो 2 into 0.2, इधर नेट कंसंट्रेशन होती 0.4, उधर मान लो वो इलेक्ट्रोलाइट है AlCl3 सपोज, तो AlCl3 4, अगर वो फुली डिसोशिएट करे तो 0.3 into 4 1.2, ऐसे I into C चेक करेंगे, I into मोलैरिटी। ओके, थैंक यू। चले आगे। यस। White precipitates are first formed at, एक साइड 0.2 मोलर एक्वस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, एक साइड 0.4 मोलर एक्वस NaCl सोल्यूशन है। किसी को याद आ रहा है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट कहाँ क्यों बनेंगे? AgCl के कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म AgCl, और वो इनसॉल्युबल है, KSP कम है, बहुत सारी कहानी हमने करी थी। एनीवेज माय क्वेश्चन इज व्हाइट प्रेसिपिटेट और फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले कहाँ बनेंगे? साइड ए पे, साइड बी पे, बोथ द साइड्स पे, या नन ऑफ द साइड पे? None of these. मैम बी पे, Solute साइड बी। तो कुछ बच्चे जागे हैं, कुछ अभी भी सो रहे हैं, और कुछ तो मैं देखा कंजकों में व्यस्त है। कोई मतलब अपना वो भी माइक भी ऑन करता, पीछे से भांडों की आवाज आ रही है। मैडम वास्ते भी ले आने से तुझे छोले पूड़ियां हैं, खुद ही खा लिए तुमने सुबह सुबह उठ के। आपने देखी नहीं? ओ देखी नहीं मतलब क्या, दिखाई नहीं तुमने? फोटो भेज देंगे मैम। हाँ मैं दर्शन कर लूंगी। नन ऑफ द साइड, क्योंकि जो बच्चे क्लास में सोए हुए नहीं है, जिनकी पूरी अटेंशन और जिनके घरों से भांडों की आवाज कम आ रही है, उन्हें पता है सल्यूट तो मूव ही नहीं करता। आपको मैंने फंसाया, मैंने कहा कब बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, सबने बोला हाँ जब AgCl बनेगा। AgCl कैसे बनेगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउज ओनली द सल्यूट टू पास थ्रू। जब पास ही सल्यूट होना है, सॉल्वेंट होना नहीं, तो प्रेसिपिटेट कहां से बनेगा? तो आंसर इज नन ऑफ द साइड, इजंट इट? मैम एक बार पिछली स्लाइड दिखाना। अभी दिखा देते हैं। पहले ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? तो इस पे रीजन लिखना है, बिकॉज ओनली सल्यूट मूव्स, बिकॉज ओनली सल्यूट मूव्स। सॉल्वेंट, सॉरी, बिकॉज ओनली सॉल्वेंट मूव्स। मैं भी चेक कर रही थी कि तुम कितना ध्यान दे रहे हो। थैंक यू। अच्छा खैर, ऑस्मोटिक प्रेशर की कोई डेफिनेशन आती है ऐसे, जैसे थोड़ी बहुत ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर चाहिए। क्या बढ़िया बात बोली कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर चाहिए। वेरी गुड जी, लव यू फॉर दिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर चाहिए वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। अच्छा एक चीज, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं हर साल सब बच्चों से पूछती हूँ +2 क्लास से कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में ऐसा क्या है कि इट अलाउज ओनली द सॉल्वेंट टू पास थ्रू? हम उसके अंदर जो पोर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते होंगे कि छोटे से छोटा सॉल्यूट भी नहीं पास कर सकता। सॉल्वेंट बहुत ही छोटा, वो पास कर जाएगा। यस मैम। आउटसाइड ऐसा क्या है SPM में? परमेबिलिटी नहीं है उसके लिए, या उसके लिए अफिनिटी नहीं है उसके साथ। मतलब क्यों नहीं हो रही ना, कोई रीजन होना चाहिए। एनीवेज एक्चुअली ना मैं ये क्वेश्चन मैं हर बैच में हर साल पूछती हूँ, ठीक है, आपकी क्लास में पूछ रही हूँ, हर बैच में सुबह से पूछूँ शाम को भी पूछूंगी। एक्चुअली क्या है, मैंने कहीं किसी बुक में पढ़ा, पर उन्होंने कहा कि ये रिसर्च हुई थी बट बाद में इसमें कुछ कंट्रोवर्सीज लग गई, तो इसलिए कभी पब्लिश नहीं हुई या पेपर्स में नहीं आई। वैसे मुझे उसकी बात बहुत बढ़िया लगी। एक बंदे ने ये कहा कि एक्चुअली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ वेपर्स को अलाउ करती है। अगर सिर्फ वेपर्स को अलाउ करती है तो वेपर्स तो सॉल्वेंट के बन रहे हैं ना, सल्यूट के तो बन नहीं रहे हैं। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, मुझे थोड़ी लॉजिकल भी लगती है ये चीज। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, तो नॉर्मली वेपर्स ट्रेवल करेंगे हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ, ठीक है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करना है। मैं आपको 3 डेफिनेशन ऑस्मोटिक प्रेशर की दे रही हूँ, ठीक है, और ये तीनों हमारे साइनॉप्सिस में है, वहीं से कॉपी करिए। बट स्टिल आई रेकमेंड यू पीपल, आप समझो भी और लिखो भी जरूर, ताकि कॉपी कंप्लीट हो। अपने हाथ से लिखने का कोई वो दूसरा तोड़ नहीं है। अच्छा मैं क्या कर रही हूँ,
इधर प्योर सॉल्वेंट है, इधर सोल्यूशन है। मैं कह रही हूँ इधर वेपर प्रेशर ज्यादा है, इधर वेपर प्रेशर कम है। मैं इस साइड एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देती हूँ ताकि ये दोनों प्रेशर बराबर हो जाए। मैं सोल्यूशन साइड एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देती हूँ ताकि ये दोनों प्रेशर बराबर हो जाए, तो नेट फ्लो ड्यू टू ऑस्मोसिस विल बी स्टॉप्ड। अब तो नहीं होगा ना, वो कितना एक्स्ट्रा प्रेशर आप लगा रहे हो, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो इट इज द एक्सेस प्रेशर व्हिच मस्ट बी अप्लाइड ऑन सोल्यूशन साइड in order, क्योंकि उधर कम है, in order to increase this VP vapor pressure until it becomes equal to that of solvent, that is osmosis is stopped। ये पहली डेफिनेशन है। आप कितना प्रेशर सोल्यूशन साइड पे लगाओगे एक्स्ट्रा, जिससे दोनों साइड प्रेशर बराबर हो जाए और ऑस्मोसिस स्टॉप्ड हो जाए। एक और तरीका है, इधर प्रेशर ज्यादा था, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन है, आप इधर से कुछ प्रेशर निकाल लें, बात तो ये इधर एक्स्ट्रा डाल दिया या इधर एक्स से निकाल दिया, आपको दोनों को बराबर पहुंचाना है। तो जो इधर से निकाल रहे हैं उसको इंग्लिश में लिखा जाता है द नेगेटिव प्रेशर अप्लाइड ऑन। अब आप सोचो नेगेटिव प्रेशर कैसे कोई लगा सकता है? नेगेटिव प्रेशर अप्लाइड ऑन, दैट इज अ प्रेशर टू बी रिमूव्ड, इधर से कुछ प्रेशर कम कर दिया जाए। सो इट इज अ नेगेटिव प्रेशर व्हिच मस्ट बी अप्लाइड टू और विथड्रॉन फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट in order to decrease this VP until it becomes to that of equal to that of solution। दो डेफिनेशंस हो गई। तीसरी कैसे बनाई कि आप जैसे पहले मुझे कह रहे थे बायो में भी कहीं यूज करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक वर्ड आपने फिजिक्स में सुना होगा। इट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर H rho G, H हाइट, rho density, G acceleration due to gravity. It is the hydrostatic pressure developed when a solution is separated from the solvent by a semi-permeable membrane। कितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है जब आप एक सॉल्वेंट और सोल्यूशन को SPM से सेपरेट करते हो, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो एक बार ये सारी डेफिनेशंस आप नोट करेंगे अभी। मैम बोलो। मैम ऑस्मोसिस की हम ये डेफिनेशन दे सकते हैं इन रिजल्ट्स के बाद कि ऑस्मोसिस तभी होगी जब वेपर प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होगा, तो मतलब सॉल्वेंट या कोई भी दो चीजों में कि जब वैसे भी देखो ऑस्मोसिस हो ही तब रहा है जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। मेरे ख्याल से आप लोग ऐसे पढ़ते हो कि डिफ्यूजन भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होता है तो यू कॉल इट ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस में स्पेशली है कि ओनली द सॉल्वेंट मूव्स, पर हो तो तभी रहा है जब प्रेशर डिफरेंस है। मनकीरत आप क्लास में आ गए हो? मनकीरत आर यू इन द क्लास? यस मैम। हाँ, आप मैंने देखा था एक्चुअली यहाँ पे ना पॉपअप होता रहता है। ये नए स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत आ रही है, मैं देख रही हूँ। वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपका एंटर करने का तरीका सही नहीं है। तो इन केस आपको कोई दिक्कत है तो आप रिसेप्शन से पूछो। जैसे अभी एक बच्चा था, वो रोज ही सुबह पहली क्लास में आ ही नहीं पाता था, नया स्टूडेंट था, तो मैंने कहा आज कैसे कहते, फिर उन्होंने कुछ कहा कि ईमेल के थ्रू आना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो अगर आप राइट पाथ से आओगे तभी आप एंटर कर पाओगे, नहीं तो वो अपने आप ही आप बाहर होगे, और रोज रोज बाहर होगे तो सिलेबस बहुत सफर करता है। तो ऑल द न्यू स्टूडेंट्स आप रिसेप्शन पे पूछो, दे विल टेल यू द राइट वे टू एंटर इन द क्लास। रोज रोज क्लास में अगर हम इसी बात के लिए जूझते रहेंगे कि हम क्लास में एंटर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो बेटा जी। मैम एक्चुअली ना मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था, तो मेरी वो वाली स्लाइड मिस हो गई थी, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज फ्रॉम वाली। अच्छा, क्वेश्चंस देख लिए थे पुत्र? यस मैम, क्वेश्चन वाली देख रही थी मैंने, वो वाली मिस हो गई थी। कोई नहीं, मैं अभी दिखा देती हूँ, बस ये नोट कर रहे हैं बच्चे, आप भी कर लो, फिर दिखा देती हूँ। जब ये नोट हो जाए तो बता देना बच्चों। ओके मैम, थैंक यू। इसके बाद ना हम ऑस्मोटिक प्रेशर का मैथमेटिकल वर्कआउट करेंगे, न्यूमेरिकल सीखेंगे। आज के लेक्चर में यही करेंगे। मेरा आप लोग को सजेशंस है, स्पेशली द न्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको पता नहीं है, पुरानों को पता है कि अभी 23rd आने वाली है। अगर पिछले साल के पैटर्न के हिसाब से देखें तो 23rd आपकी छुट्टी है, पर वो बुकलेट का डाउट सेशन है। केमिस्ट्री में मैं बुकलेट डिस्कस करूंगी, तो प्लीज अपनी बुकलेट का फर्स्ट टॉपिक कर लो, सेकंड टॉपिक में 2.6 2.7 छोड़ के बाकी सब कर लो।
थर्ड टॉपिक सबसे बड़ा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसके 73 क्वेश्चन है। वैसे कल मैं होमवर्क स्लाइड बना दूंगी एक, उसमें से थ्योरी छोड़ दो, थ्योरी मैंने छोड़ी हुई है, कल तक मैं थ्योरी भी सारी करा दूंगी। थ्योरी दिखेगा ना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये मैम ने ऐसा नहीं कराया, मतलब जो तुम्हें थ्योरी नहीं आ रही है वो ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल जरूर कर लो, ताकि न्यूमेरिकल करने में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और कल तक थ्योरी भी हो जाएगी। अब अपनी बुकलेट पे ज्यादा जोर लगाना। आज मैं आरपीएस का होमवर्क भी नहीं दे रही, आरपीएस 6 तक कर लिए, डन है। आरपीएस का होमवर्क आज नहीं दे रही हूँ, और बुकलेट पे आज और कल में काम कर लेना, ताकि परसों डाउट सेशन में बैठने का फायदा हो। फिर भी अगर आपके नहीं क्लियर होंगे तो डाउट सेशन में हम उनके डाउट्स लेते हैं। ये ले गुड़िया, एसपीएम सॉरी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। हो गई नोट? नेक्स्ट वाली। यस मैम। लो जी, थैंक यू मैम। ओके जी। और ये स्लाइड हो गई है सबसे, चले आगे पढ़ाई करें। यस मैम। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल है पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर शुरू करते हैं, इसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज पाई, इसका सिंबल है, ठीक है जी। ये हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू स्टडी है। जो पाई होता है वो एक्चुअली पाई इज इक्वल टू CRT। यहाँ पे ये जो C है ना, वो है कंसंट्रेशन और मोलैरिटी। अब थोड़ा सा पैटर्न देखना कैसे चल रहा है हमारा। हमने पहले मोल फ्रैक्शन यूज करा RLVP में, डेल्टा TB डेल्टा TF में हमने यूज करी मोलैरिटी। आज मोलैरिटी यूज हो रही है। असाइनमेंट में क्वेश्चन है जिसमें ना नॉर्मेलिटी, और बच्चा नॉर्मेलिटी से ही चल रहा है जी, नहीं। पाई का क्वेश्चन तभी कर रहा है जब मोलैरिटी हो। हाँ वो बात ठीक है कि मोलैरिटी डिल्यूट सोल्यूशन के लिए, पर नॉर्मेलिटी से नहीं कर सकते, करना मोलैरिटी से ही, एंड यू नो हाउ टू कन्वर्ट नॉर्मेलिटी इनटू मोलैरिटी। अच्छा जी, अब क्योंकि ये मोलैरिटी है, और एक चीज हम खुद कर लेते हैं कि ICRT, ये चीज तो हम डाल ही देंगे ना। आई तो हमें वांटा बाबा जी ने सिखाया भी, आई तुम अपने आप राइट हैंड साइड में डाल देना। इसका ना ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत सुंदर बनता है। तो आपको सिर्फ मैं अब ये पूछ रही हूँ, अगर मैं इधर ग्राफ बना रही हूँ, ग्राफ में मैंने y एक्सिस पे पाई लिया है और x एक्सिस पे लिया मैंने IC। ये IC पता क्या, नेट कंसंट्रेशन, जिसकी मैं शुरुआत में बात करी थी, मतलब सिर्फ C, सिर्फ मोलैरिटी नहीं दिखी जाएगी, I इंटू C। तो ग्राफ कैसा आएगा और उसका स्लोप किसके बराबर होगा? स्ट्रेट लाइन स्लोप RT के बराबर। RT के बराबर, ठीक है। और बाई चांस मैं कहूं भी मैं ग्राफ पाई वर्सेस C में बना रही हूँ, तो स्लोप IRT को देगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपकी बुकलेट में, जिसमें आपको स्लोप खुद देखना पड़ेगा कि स्लोप किसके बराबर है, फिर हो जाएगा। उसमें इसको आगे भी खोला हुआ है, एनीवेज हम भी खोल सकते हैं। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर, है ना, इनटू R इनटू T। वैसे और NB को और क्या खोल सकते हैं, NB विल बी WB, है ना, और बाय MB। और अगर वॉल्यूम ml में है तो उसका भी तोड़ आपको पता है कि ऊपर क्या लगा देंगे, 1000। और ये जो R है ना, वैसे तो ये गैस कांस्टेंट है, पर ये चैप्टर वाले ऐसे ही इसको कह देते हैं, लाल, इसको कह देते हैं सोल्यूशन कांस्टेंट, इसको कह देते हैं सोल्यूशन कांस्टेंट, पर वैल्यू वही R वही रहनी है। जैसे R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल रखनी है, पर इसके लिए ध्यान रखना है व्हेन प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर, जो पाई है आपका, है ना, और वॉल्यूम इज इन लीटर। मैं आपको छोटा सा मैथ्स बता दूं, वैसे तो आपको पता ही होगा। यहाँ आपको दिख रहा है वॉल्यूम ml में, पर वो ml में नहीं, ऊपर 1000 लगा हुआ है, यानी ये लीटर में। अगर ये ATM में तो आप R की वैल्यू यूज करेंगे। जो R की वैल्यू जूल वाली है ना, वो बहुत ही कम है कि इस चैप्टर में यूज हुए, मतलब सॉरी इस फॉर्मूला में यूज हुए। वैसे वो वैल्यू कोई बच्चा सोच सकता है उस वैल्यू के लिए हमें प्रेशर और वॉल्यूम किस यूनिट में चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, पास्कल में चाहिए, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसके लिए जो वॉल्यूम है वो किस में चाहिए हमें, मीटर क्यूब में। शायद ही रेयरली कोई क्वेश्चन मिले, ज्यादातर तो एटमॉस्फेयर लीटर वाले मिलते हैं, बट चलो एज अ टीचर आई टोल्ड यू कि ऐसा भी सोच सकते हैं। ये पाई का फॉर्मूला है। अच्छा, आई को तो रिलेट करना आज बड़ा आसान है। अगर आई ज्यादा होगा तो पाई ज्यादा होगा। आई ज्यादा है तो पाई ज्यादा होगा। तो ये नोट कर लो पूरा, देन वी विल गो फॉर द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। मैम बोलिए सर।
मैम वैसे आपने कहा था कि आई हम अपनी तरफ से लगाते होते हैं इक्वेशंस में, तो मैम ये कैसे पता चलता है कि वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहेगा कंसंट्रेशन टर्म के? क्योंकि पाई कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो पता है ना, और कंसंट्रेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आई भी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही बता रहा है ना, इसलिए। ओके। जब ये नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। मैम बोलिए सर। मैम ये स्लाइड दोबारा समझा दो, मेरा नेटवर्क कनेक्शन लॉस हो गया। आई CRT होता है, सी यहाँ पे मोलैरिटी लेनी है यानी कॉन्सेंट्रेशन, तो हमने, और आई तो हमने अपनी तरफ से लगा ही देना होता है, फिर कुछ नहीं करा, बस मोलैरिटी का फॉर्मूला रख दिया, NB बाय वॉल्यूम इन लीटर, अगर NB को खोलते हैं WB बाय MB, अगर वॉल्यूम ml में है तो into 1000। R वैसे बोला इस चैप्टर में सोल्यूशन कांस्टेंट जाता है, पर है वही गैस कांस्टेंट और उसकी वही वैल्यूज है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर वाली और 8.314 जूल वाली, उसके लिए प्रेशर और वॉल्यूम किस यूनिट्स में होना चाहिए वो लिखवाया मैंने। और जो ग्राफ है वो पाई इज इक्वल टू ICRT है, पाई वर्सेस IC का ग्राफ होगा तो स्लोप RT के बराबर हो जाएगा। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि बाकी सब बच्चे ये नोट कर चुके हैं। मैम बोलिए सर। मैम आपने थर्ड पॉइंट में इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा है, इसलिए मैम ये HROG के बराबर भी होगा? हाँ HROG, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा, यस HROG के बराबर भी होगा, पाई इज इक्वल टू HROG। मेडिकल में ना इसके क्वेश्चन कम है, पर कोई नॉन मेडिकल की किताब वगैरह देते हो तो एक आधा क्वेश्चन HROG वाला जरूर लेता है। चलो जी, एक क्वेश्चन है और ऑफ कोर्स इसकी कैलकुलेशन हो सकता है लंबी हो, मैं आपको कैलकुलेशन करने के लिए कभी भी कंपेल नहीं करती, सिर्फ आप फॉर्मूला अच्छे से डालो, सारी वैल्यूज लिखो, आई विल बी मोर देन हैप्पी, आंसर मैं बता दूंगी। 200 ml of an aqueous solution of protein contains 1.26 gram of protein. Osmotic pressure of solution is 2.57 into 10⁻³ बार है, 300 केल्विन पे, MB निकालना है आपको। जो बच्चा सारी वैल्यूज पुट कर देगा, ही और शी कैन टेल मी, तो मैं आंसर बोलूंगी। हाँ भाई वैल्यूज तो बोल दो भाई। पाई की वैल्यू कितनी है? 2.5 2.57 10⁻³ आई की वैल्यू, आई 1 कुछ भी मेंशन नहीं है तो 1, WB 1.26 MB हमें सॉल्व करना है, वॉल्यूम 200 into 1000 into 0.0831 into 0831 वेरी गुड, into 300 0.0831, क्योंकि बार में है, आपको याद है बार में 0.0831 हो जाती है, तो मैंने सोचा ये वैल्यू में यूनिट्स क्वेश्चन में यूज कर लेती हूँ, और टेम्परेचर है 300 एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट 61022। क्या बात है। और ये इसमें ना कोई डेसिमल नहीं है, ये इतनी बड़ी वैल्यू है, 61 किलोग्राम के करीब मास है, तो डोंट वरी, प्रोटीन्स का इतना होता है, तो मतलब ये गलत नहीं है आंसर, ये बिल्कुल ठीक है, प्रोटीन्स का बहुत ज्यादा होता है। प्रीवियस स्लाइड दिखा दो एक बार। बस ये नोट कर लें बच्चे, है ना। मैं मिनिमाइज कर दूं, ये लो जी। मैम इससे प्रीवियस भी दिखा दो एक बार। कहाँ घूम रहे थे ये सारे? राधिका जी कहाँ थे आप? नेटवर्क चला गया था।
या तुम चले गए थे? राधिका तुम गए थे कि नेटवर्क गया था? नेटवर्क चला गया था। पक्की बात तुम नहीं गए थे? नो। लो जी, और ये होगी सबसे स्लाइड। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम बस एक मिनट, बस एक मिनट। यस मैम। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। बहुत साल पहले ना ऑल इंडिया पीएमटी में प्रीलिम और मेंस के 2 राउंड होते थे। पहले प्रीलिम ऑब्जेक्टिव और मेंस का राउंड सब्जेक्टिव। तब ये सब्जेक्टिव में था। दैट डजंट मीन कि इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, इट्स रादर वेरी स्वीट एंड वेरी क्यूट क्वेश्चन। बट ऐसे ही मैं हमेशा बताती हूँ कि ये क्वेश्चन वहां पे था सीबीएसई के मेंस के राउंड में। Ki and sucrose solution with 0.1 molar concentration, दोनों की same concentration है, have osmotic pressure of this and this respectively at same temperature. Find I and alpha D of Ki. And I'll be more than happy अगर आप मुझे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लान ऑफ बताएं कि how will you start with this question. हम रेशियो ले लेंगे। किसका osmotic pressure आ जाएगा? दोनों को माइनस, दोनों को माइनस करके किसका आएगा उत्तर? KI का आई तो हम रेशियो लेकर कर सकते हैं मैम। रेशियो लेके कर सकते हैं। अब देखो ना, जब आप प्लान सोचते हो ना तो आप सबकी मिसकॉन्सेप्शन निकल जाती है। अब जैसे सही हमने बोला के आई का आई, तो उसके मन में था, आगे वो चुप कर गया कि के आई का आई तो 2 ही होता है। बेटा जी अगर आपको पता ही है कि 2 है तो फिर क्वेश्चन में अल्फा डी का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। एक्चुअली अगर आपको कुछ ना दिया होता या ये कहा होता कि कंप्लीट डिसोसिएशन है तो आप के आई का आई फैक्टर 2 लेते, आई इज इक्वल टू एन डी। बट यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट अल्फा तो हम ऐसे नहीं लेते आई, हमें आई पता होना चाहिए और आई से फिर अल्फा निकालेंगे। और आई निकालने के लिए दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, टेम्परेचर सेम है, आर सेम है, हम रेशो लेंगे। रेशो लेके दोनों के आई फैक्टर की, पाई की रेशो, ऑस्मोटिक प्रेशर की रेशो, दोनों के आई फैक्टर की रेशो आएगी। सुक्रोज का आई फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो दूसरे का निकाल लेंगे। चलो जी चेक करते हैं। ICRT, अब CRT सेम है तो दोनों का पाई आप लेंगे, तो पाई ऑफ KI बाय पाई ऑफ सुक्रोज is I of KI by I of sucrose, और पाई की रेशियो हो गई KI का I आपको निकालना है 1.897 1.89। बिल्कुल ठीक जी। और अल्फा डी आप निकाल लोगे और ये फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर मैंने परसेंटेज में निकाल दिया। वैसे जरूरी नहीं था परसेंटेज तक जाना, बट ऐसे ही मैंने निकाल दिया। ये पहले क्वेश्चन देख लो फिर लास्ट स्टेप दिखा दूंगी। कोई डाउट हो तो प्लीज डू आस्क। मैम स्लाइड थोड़ी नीचे करना। मतलब you want to see the answer or you want to see the question? Question? Yes ma'am. लो फिर
थोड़ा सा स्क्रॉल पर करती हूँ ताकि आप लास्ट देख पाए। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें और यूज होता है। हैव यू हर्ड द वर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन? यस मैम। क्या होते हैं? नेट मतलब नेट मोमेंट जीरो होती है उनमें। सेम कंसंट्रेशन। ओपी जीरो हो जाएगा। ओपी जीरो, ओपी सेम हो जाएगा दोनों। सॉरी ओपी सेम हो जाएगा। तो आपने वर्ड सुना। और आइसोटोनिक के भी न्यूमेरिकल्स हमारे यहाँ बड़े ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस। तो सुनना जी, अब हम आइसोटोनिक। अच्छा, केमिस्ट्री में आइसोटोनिक की डेफिनेशन थोड़ा ज्यादा ही क्लियर करके पढ़ाई जाती है, तो सुनिएगा। इफ टू सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर दे आर आइसोस्मोटिक। आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन से ही आगे आइसोटोनिक बनाना है, ध्यान देना। फर्दर इफ दे मतलब ये लोग, अगर आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन में इफ दे हैव सेम कंसंट्रेशन एट सेम टेम्परेचर दे आर आइसोटोनिक। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर तो सेम चाहिए ही चाहिए, पर अगर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर भी सेम है तो वो आइसोटोनिक है। यानी आइसोटोनिक के लिए पाई 1 पाई 2 के बराबर है। आइसोस्मोटिक तो है, पर पाई 1 पाई 2 इज I1C1RT इज इक्वल टू I2C2RT। अब आप देख रहे हो हर जगह मैडम IC का बहुत ध्यान रख रही है, नेट कंसंट्रेशन का। तो जो फॉर्मूला बनेगा आइसोटोनिक के लिए वो बनेगा ये। लेकिन कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर बाय चांस वॉल्यूम सेम है तो फिर हम V को हटा सकते हैं, तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा। आपको या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा या ये फॉर्मूला यूज करना होगा, डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। पर पहले आराम से ये नोट करें कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। जब तक आप नोट करो मेरी कुछ बातें ध्यान से सुनिएगा बच्चे। मैंने ना अभी किसी की भी एप्लीकेशन नहीं कराई है। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मैंने एप्लीकेशन पार्ट टच नहीं करा, थ्योरी पार्ट। बाकी सब में तो थोड़ी थोड़ी थी, एक दो। जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में सिर्फ ये है कि प्रेशर कुकर से कुकिंग टाइम क्यों बढ़ जाता है, कुकिंग टाइम क्यों कम हो जाता है, जो कि आपने +1 में भी करी। बट ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसकी ना थ्योरी बहुत ही ज्यादा है। इतने न्यूमेरिकल्स हैं जितनी थ्योरी है। तो इसलिए मैंने कल आरपीएस में करने को मना किया, क्योंकि आरपीएस में थ्योरी पार्ट है और मैं थ्योरी तो नहीं ना आज कवर कर रही हूँ, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट कवर कर रही हूँ। कल से हम थ्योरी पार्ट पे चलेंगे ताकि परसों की छुट्टी से पहले आपकी सारी थ्योरी पार्ट भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की खत्म हो जाए। सॉल्बिलिटी बच जाएगा, हेनरीज लॉ बच जाएगा, शुरू वाला पार्ट बचेंगे, आगे भी है हमारे पास 2 दिन, नो वरीज। सो द आइडिया इज कल आप अपने साइनॉप्सिस लेके बैठेंगे। कल मेनली थ्योरी पार्ट है, वी विल कवर फ्रॉम साइनॉप्सिस। लेकिन साइनॉप्सिस लेके आप बैठेंगे और साइनॉप्सिस या तो कुछ बच्चों के पास पहुंच गए, जैसे कि बच्चे बता रहे हैं मतलब प्रिंटेड मटेरियल पहुंच गया, हार्ड कॉपी, या कुछ बच्चों ने प्रिंट्स ले लिए हैं, वेबसाइट से डाउनलोड कर लिए हैं। ठीक है, तो कोई भी, चाहे आपके पास प्रिंट्स है, चाहे आपके पास पहुंच गए, चाहे आप दूसरे डिवाइस पे साइनॉप्सिस साथ में खोल के बैठे, ठीक है, तो जो पॉसिबिलिटी हो वो ले ले और काइंडली कीप योर साइनॉप्सिस विद यू। कल हम साइनॉप्सिस से इसका थ्योरी पार्ट कवर करेंगे। इसीलिए आज सजेस्ट करी थी कि आप टॉपिक 3 बुकलेट का उठाना, आज वो करना घर पे, पर उसमें थ्योरी पार्ट वाले क्वेश्चन छोड़ के न्यूमेरिकल कर देना। 73 क्वेश्चन है तो काफी सारे हो जाएंगे। हम ऊपर जो डेफिनेशन में सेम कंसंट्रेशन वो टोटल कंसंट्रेशन है ना, आईसी दोनों नेट कंसंट्रेशन है। यस, ये अच्छी बात आपने पकड़ी कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि C1 C2 बराबर है, मे बी C1 C2 डिफरेंट है, बट I1 C1 इज इक्वल टू I2 C2, दैट इज आइसोटोनिक कंडीशन। जब ये स्लाइड हो जाए तो मुझे बता देना, वी विल मूव टू द अदर वन। मैम आप क्या बोल रहे थे कि या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है या फिर मतलब मेनली तो I1 C1 इक्वल टू I2 C2 वाला है, पर अगर वॉल्यूम सेम है तो I1 N1 इक्वल टू I2 N2 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि मतलब वॉल्यूम सेम है तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज सेम तो नंबर ऑफ मोल्स और I को इक्वेट कर सकते हैं। दैट यू हैव टू सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैम बोलिए सर, और बोलिए मैम। मैम आपने ऊपर सेम कंसंट्रेशन लिखा है और नीचे आपने C1 C2 कर दिया तो कट नहीं हो जाता। That is what I am trying to say ना, सेम कॉन्सेंट्रेशन कौन सी, नेट मतलब बेशक C1 C2 बराबर नहीं है, पर I1 C1 का मैग्नीट्यूड I2 C2 के बराबर है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, C1 C2 अलग है, I1 I2 भी अलग है, बट I1 C1 इज इक्वल टू I2 C2, दैट इज द एक्चुअल कंडीशन। ओके, ये स्लाइड हो गई है नोट? यस मैम।
चलो फिर इसके न्यूमेरिकल मैम बोलो जी। मैम अभी आप साइनॉप्सिस के बारे में क्या बता रहे थे, वो नेटवर्क चला गया था। मैं सिर्फ ये कहती थी कि कल से ना हमारा थ्योरी वाला काम शुरू हो जाएगा, तो साइनॉप्सिस अपने पास आपको रखने पड़ेंगे। थ्योरी भी टेक फ्रॉम द साइनॉप्सिस। तो जैसे मैं शॉर्ट स्लाइड्स बनाती हूँ, कोशिश तो करूंगी कि आज बना लूंगी, बट आपके पास साइनॉप्सिस होने चाहिए। यू आर नीड नॉट टू राइट ऑल दोस थिंग्स, आप साइनॉप्सिस से पढ़ सकते हो। तो मैम synopsis रखो ना, आपके पास आ गया 360 ग्राम। synopsis? मैम 360 ग्राम पर 360 मोल। ग्राम। नहीं मैम अभी नहीं आया हार्ड कॉपी ना, मतलब कुछ बच्चे कह रहे थे कि उनके पास पहुंच गया है। चलो कोई बात नहीं, वेबसाइट पे तो सबके पास सही है, वहीं से देख लेना भी। हाँ जी बिल्कुल ठीक। हम आइसोटोनिक, और यहाँ पे देख रहे हैं 10%, 5% वर्ड यूज किया, यानी टोटल वॉल्यूम 100 ml है, यानी वी भी सेम है। तो बड़े आराम से हम I1 N1 इक्वल टू I2 N2 लगा सकते हैं। सपोज ये डाटा हमारे पास ग्लूकोज के लिए और ये X के लिए है। ग्लूकोज का आई फैक्टर 1 होता है, इसका वेट 5 है और इसके मोलर मास 180 है ना। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट मैम उसका भी 1 ही होगा। बिल्कुल ठीक, इधर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी 1 है, इसका गिवन वेट 10 है, इसका MB मुझे सॉल्व करना था, तो MB इसका आ गया है 360 ग्राम पर मोल। हम ये टेस्ट के लिए चैप्टर पूरा हो जाएगा। हो गया, इसमें क्या बचा? चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कब होगी? हेनरीज लॉ छोटा सा है क्या? हेनरीज लॉ तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम अरे दिन भी क्वेश्चंस थे इतने पढ़ रहे उसके। हैं, तुम डर क्यों रहे हो? हाँ हाँ उसके क्वेश्चंस बहुत कम है। अभी कल का लेक्चर है, 23 की छुट्टी, 24 का लेक्चर, 25 का लेक्चर, 26 को असाइनमेंट डिस्कशन, 27 की छुट्टी, 28 को हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे से कितने खुश हो जाते हो ना। ये ना महीने में 2-2 आते हैं हमारे तो। इस बार 3-3 आएंगे, मैं एक तो हमसे 2 ही 28 का आएंगे, है, 2 ही आते 28 का हैं। तो अगले महीने में 2 आ जाएंगे। अब हम महीने में 15 दिनों में तो टेस्ट होता है, तो 2 ही आते हैं। अभी 10-12 दिन, हाँ वही 15, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। ये ना क्वेश्चन नंबर 24 है, लेवल 2 है। मैंने पूरा लिखा है क्योंकि ना थोड़ा सा तो आपका वजन कम हो जाएगा, मतलब बोझ कम हो जाएगा कि चलो एक क्वेश्चन तो मैडम ने क्लास में कराई दिया था, मेरा भी वजन कम हो जाएगा। कल को तुम पूछोगे, मैं कहूंगी देखो मैंने एक क्वेश्चन क्लास में कराया था बुकलेट का। और ना हार्ट ऑफ हार्ट मैं एक्चुअली पीएच से क्वेश्चन कराना चाहती थी, अभी तक मैंने पीएच से कोई क्वेश्चन नहीं कराया था, तो मेरे को हमेशा से क्वेश्चन बड़ा पसंद है। तो ये क्वेश्चन है, पीएच ऑफ 0.1 मोलर मोनोबेसिक acid is found to be 2, hence its OP at given temperature is OP at given temperature T Kelvin is। कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि R और T के रिस्पेक्ट में ही पूछा है, चारों ऑप्शन भी बनाई है, ठीक है। हो सकता है आप में से किसी बच्चे ने क्वेश्चन बुकलेट से कर भी लिया, बड़े स्कॉलर बैठे क्लास में। एनीवेज बाकी बच्चे आराम से सोचो, करो, पीएच पे दिमाग लगाओ और प्लान ऑफ एक्शन सोचो। आप प्लान शेयर कर सकते हो अगर आपको। मैम कंसंट्रेशन तो जज होगी आएगा। मैम सी, मैम 4th आएगा, यस 4th आएगा।
इतनी जल्दी आंसर पे ना पहुंचो। और अगर आप कह रहे हो ना फोर्थ आएगा, तो मेरा आंसर है कि फोर्थ गलत है, फोर्थ इज द रॉन्ग आंसर, इट्स नॉट द आंसर। मैं कहती प्लान पे बात करूं। मैम आई को मैम 2 ले लेंगे। अपने पहले H पॉजिटिव आयंस निकालेंगे। आई को 2 क्यों लेंगे? अभी अक्षिका आपके साथ में डिस्कस, आई को 2 क्यों लिया संयम जी आपने? मैम क्योंकि मोनोबेसिक है तो एक ही H+ रिलीज होगा, तो मैम उसके साथ जो भी होगा वो भी एक मतलब ही पार्टिकल H है, सपोज तो H पॉजिटिव A नेगेटिव है, तो मतलब Yes, तुम्हें ma'am. पता चल गया कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। यस मैम। मैम पीएच भी 2 तुम्हें है किसने मैम। कहा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? 10⁻²। जरूरी नहीं है, वीक एसिड की भी हो सकती है, वीक एसिड की भी हो सकती है अगर वो कॉन्सेंट्रेशन अच्छी खासी है। मेरा गलत है मैम। हाँ, डिल्यूट अल्फा बढ़ सकता है, राइट। अक्षिका अब आप पे बात चलाते हैं, आप बताओ क्या कहते हो अक्षिका जी? अक्षिका डार्लिंग कहाँ गई? हाँ, और कोई डिस्कस करना चाहता है? आई जस्ट वांट द प्लान फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेशन करने में तो कुछ भी नहीं। आप मेरे को सिस्टमेटिकली बात करो ना मेरे साथ। पाई इज इक्वल टू ICRT है, आपके क्वेश्चन में क्या नहीं है, क्या आपको चाहिए ताकि आप पाई निकाल पाए? ROT तो है ही है, मुझे ऑप्शन से ही दिख रहे हैं। मैम अल्फा निकाल लेंगे। क्या बात है जी, मुस्कान जी कह रहे हैं अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा कहाँ से आएगा मुस्कान जी? आपका पॉइंट तो ठीक है। मैम हमारे पास जो पीएच है मैम वो 2 है, जैसे हमने वो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में करा था। H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10⁻⁴ वो हो जाएगा -2। क्या बात है, वेरी गुड। आगे मैम फिर हमारे पास जो C है हमारे पास, उसके बाद अल्फा मतलब H पॉजिटिव हमारे पास C वो होता था C अल्फा। लोगे अल्फा से आई बनाओगे, आई मोनोबेसिक एसिड है, मतलब जिसका एन फैक्टर 1 है, यानी जो एक H पॉजिटिव दे रहा है। तो ऑफ कोर्स लेट इट इज HA, तो H पॉजिटिव A नेगेटिव ND2 है, वहां से आई निकालेंगे। बस फिर करना क्या, पाई इज इक्वल टू ICR। बुलाया था, अब तुम घूम गए, तुम आ जाओ। अल्फा से हम आई निकाल लेंगे। अल्फा आ गया, अल्फा दिया हुआ है सॉरी आपको। तो आई कितना है? 1.1। देखो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो I2 होता, बट एक्चुअली इट्स अ वीक एसिड, सो I 1.1 है। और पाई इज इक्वल टू ICRT। लास्ट स्टेप में गड़बड़ मत करना, I निकला है, अभी I को C से मल्टीप्लाई करना है इंटू R इंटू T। ध्यान से क्वेश्चन एनालाइज कर लो। ये बिल्कुल नीट लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये मुश्किल क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। नीट का तो ये फैशन ही नहीं है कि 2 चैप्टर्स को मिक्स करके पूछे, ये IIT फैशन है। मे बी कभी किसी पुराने IIT में आया हुआ, किताबों में हमेशा ये क्वेश्चन होता है, और वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन तो मैं तो कराती रहती हूँ। बट द आइडिया इज कि अपनी थोड़ी सी लेवल तो बढ़ाएंगे ही ना, तभी तो नीट क्रैक होएगा। और देखा जाए तो हम आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं जा रहे बिल्कुल भी, हम सिर्फ 2 चैप्टर को मिक्स कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है बुकलेट में कराना तो है ही।
एक दो छोटी छोटी बातें कर लो बस, फिर टॉपिक ये यहीं छोड़ेंगे, थ्योरी पार्ट कल करेंगे और अभी फिर आरपीएस डिस्कशन करते हैं। ये डन हो गया? कोई डाउट है? डर क्यों जाते हो तुम्हें क्वेश्चन देख के? हाँ ना तो बोल दो। कुछ नोट हो गया? यस मैम। डर लग रहा है? इक्विलिब्रियम की याद आ गई? नहीं मैम, आसान। गुड। वैसे भी हमें परेशानियों का हंसकर सामना करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स एक दो अभी कराने के मूड में, बाकी तो रुक जा भाई, बाकी तो कल ही कराऊंगी। जैसे कि ना इस तरह के क्वेश्चंस भी मिलेंगे भी, वो कहते हैं कितना प्रेशर लगाना है टू स्टॉप ऑस्मोसिस। थ्योरेटिकली तो हमें आता है ना। चलो मान लो ए प्योर सॉल्वेंट है, बी सोल्यूशन है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ए सॉल्वेंट है, बी सोल्यूशन है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। टू स्टॉप ऑस्मोसिस एक्स्ट्रा प्रेशर इज टू बी अप्लाइड ऑन सोल्यूशन साइड। और कितना लगाना है? जितना उनका डिफरेंस होगा। कितना लगाना है? जितना उनका डिफरेंस होगा। तो कई बार क्वेश्चन में ना ऐसे होता है, मुझे प्योर सॉल्वेंट नहीं बोलना चाहिए था, मैंने गलत बोल दिया। एक डाइल्यूट सोल्यूशन है, एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। टू स्टॉप ऑस्मोसिस एक्स्ट्रा प्रेशर कहाँ लगाना है? कितना लगाना है? कितना लगाना है? लेट ए dilute solution is separated from B concentrated solution by SPM। तो इस पे ना असाइनमेंट में तो पक्का है, शायद बुकलेट में भी है। तो एक्स्ट्रा प्रेशर टू बी अप्लाइड on solution on concentration solution side B to stop osmosis is। कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो इट इज पाई बी माइनस पाई ए, और लगाना क्या है? साइड बी पे, क्योंकि ऑब्वियसली देखो पाई इज इक्वल टू आईसीआरटी। ऑस्मोटिक प्रेशर बी साइड पे ज्यादा होगा फॉर्मूला वाइज देखो। तो कितना डिफरेंस है दैट यू हैव टू अप्लाई योर कंसंट्रेटेड साइड पे जी। तो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज, मतलब पहले तो ये पूछते हैं किस साइड पे लगाना और कितना, जितना उनका डिफरेंस है, जितना उनका डिफरेंस है। फिर कभी कभार ना वो पेपर में ऐसे पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। आप कोई डिफरेंस बता सकते हो? जैसे स्पेलिंग अलग है, कोई डिफरेंस आपकी तरफ से? चलो मैं बता देती हूँ क्योंकि टाइम खत्म होता जा रहा है। वीपी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन सोल्यूशन। कोई सोल्यूशन है उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो होगा, बट ओपी हमेशा होता है या कब डेवलप होता है? जब एसपीएम लगता है, एसपीएम आएगा। ओपी इज डेवलप्ड व्हेन two solutions are separated by SPM। और एक चीज आप सोच के बताओ, आपको सारे फॉर्मूलाज आते हैं। वेपर प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? और ऑस्मोटिक प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन? ऑस्मोटिक और कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, I इज इक्वल टू आईसीआरटी। और ये ऑपोजिट है। तो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। हम यही क्वेश्चन कर रहे थे ना, जितना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतनी वेपर प्रेशर कम है, आरएलवीपी ज्यादा एक्चुअली। बट जो ओपी है दैट इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो ऐसे कभी कभार कोई थ्योरी में पूछ लेता है, तो मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। ऐसे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि अब चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन तो खत्म हो गया। अब इनके बारे में और जो बातें करनी है वो सारे इंपॉर्टेंट नोट्स बना दूंगी, प्लस साइनॉप्सिस से कल हम बड़ा कुछ पढ़ेंगे। हाइपरटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक क्या है, जितनी भी थ्योरी तुम्हें दिख रही होगी ना, वो उनमें से कुछ भी नहीं अभी हुआ है, वो सारा कोशिश करेंगे। काफी लंबा हो सकता है कल पूरी खत्म ना हो, बट वी विल ट्राई, जितना मैक्सिमम हो गया उतना कर लेंगे। मैम बोलिए जी। मैम एक बार फर्स्ट पॉइंट बता दो। एक्चुअली क्या हुआ, जैसे ना ए एक डाइल्यूट सोल्यूशन है और बी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो इतना तो आपको पता है कि ऑस्मोसिस से नेट फ्लो ए से बी की तरफ होगा, है ना? yes, लेकिन हमने जैसे डेफिनेशन में बात करी थी, अगर हम बी साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर पहले से ही लगा दें, कितना एक्स्ट्रा प्रेशर हम लगा रहे हैं उसी को हमने ऑस्मोटिक प्रेशर बोला था। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछता है, ये आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन एज इट इज, कि दो सॉल्यूशंस हैं, कंसंट्रेशन दी है, एक डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, तो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लगाना है टू स्टॉप ऑस्मोसिस, दैट इज पाई बी माइनस पाई ए। पाई बी की वैल्यू सॉल्व करोगे, पाई ए सॉल्व करोगे, या कॉमन लेके कर लोगे, और वो एक्स्ट्रा प्रेशर है। ओके मैम। अभी चलो फटाफट से हम कर लेते हैं अपनी आरपीएस डिस्कशन। बताना कौन सी आरपीएस है टू डिस्कस? 5 and 6 5 and 6। अच्छा 5 भी है, 5 अभी नहीं हुई है, ठीक है जी। फिर चलो जी, मैं अब आरपीएस डिस्कस करती हूँ। आरपीएस 5 में देखो जी, कोई डाउट? अच्छा अगर किस सेवंथ, अच्छा सेवंथ कह रहे हो, यूरिया फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन इन वाटर, डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10% बाय मास ऑफ यूरिया एट 40 डिग्री सेल्सियस। वेपर प्रेशर वाटर का दिया है। अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब वेपर प्रेशर वाटर का दिया है, मतलब आपको पीए नॉट पता है, और क्वेश्चन में पता आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन में आपको पीएस निकालना है। तो मेरी बात सुनो, पीएस सीधा फॉर्मूला लगाओ, पीए नॉट एक्स ए, पीए नॉट पता है, एक्स ए को एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी। वो कहता है 10% यूरिया मतलब 90% तो वाटर हुआ, तो वाटर का ग्राम्स 90/18, 90/18 प्लस 10/16। ध्यान से देख लो 7th क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी। मैम 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब व्हाट मास पूछा है तो आपको पूरे फॉर्मूला पे ही जाना चाहिए पड़ेगा, टू रिड्यूस इज वेपर प्रेशर टू 25%। अब इस बात को पहले समझो, 25% रिड्यूस हो गया तो बचा कितना है? 75। 100 माइनस 75, अगर हम यूनिवर्सल फॉर्मूला यूज करें तो डिवाइड बाय 75, बाकी हमने सारी वैल्यूज डाल दी। देखो जरा फिफ्थ क्वेश्चन, लेट मतलब अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप साथ के साथ बोल दो कि मुझे ये डाउट हुआ इसमें, अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है। फिफ्थ हो गया, 7th हो गया, और बताइए जी। 12th which of the following 0.1 मोल एक्वा सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट वेपर प्रेशर? क्या रटवाया? आई ज्यादा है, आरएल वीपी ज्यादा है, वेपर प्रेशर कम है, ठीक है, लेकिन अगर आई सबसे कम है तो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा, इनवर्सली रिलेटेड है। गुड मुस्कान। तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा इनमें से? फर्स्ट का, क्योंकि दैट इज ग्लूकोज, उसका आई फैक्टर 1 है। कुछ और आरपीएस 5 में? 13 क्वेश्चन बता दो मैम। 16th 11th देखो बड़ा क्यूट है। हाँ 11, 13, 16 सब बता देती हूँ, पहले 11th देखो। 11th क्वेश्चन कहता है भी KI का 1 मोलर सोल्यूशन पड़ा है, आपको उसका वेपर प्रेशर बढ़ाना है। सोचो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो कम करते हैं, जो दूसरी और तीसरी ऑप्शन है और चौथी ऑप्शन है रादर, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो वेपर प्रेशर कम करेगा, आपको वेपर प्रेशर बढ़ाना है। अगर आपको वेपर प्रेशर बढ़ाना है तो इसका मतलब उसमें पानी और डालो, और मैथमेटिकली सोचो, पानी डालोगे एक्स से बढ़ेगा, एक्स से बढ़ेगा, पीएस इज पीए नॉट एक्स से, तो पीएस भी बढ़ जाएगा। 13 क्वेश्चन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 0.167। रिलेटिव लोअरिंग दी हुई है, इसका मतलब उसने किसकी वैल्यू दे दी है आपको? आपको पूरा PA नॉट माइनस PS ओवर PA नॉट की वैल्यू दे दी है। इट इज 0.167 आई NB ओवर Na। NaCl का आई 2 है, NB आपको सॉल्व करना है, गेस Na पता है 180 ग्राम है। और कौन सा बोल रहे थे आप? 16
16। मुझे ना हैरानी हो रही है कि बच्चे से 6 क्वेश्चन हो गया तो 16 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों सेम है। चलो 16 पे फोकस करते हैं। द वेपर प्रेशर में एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज एट 373 केल्विन। ये 373 केल्विन पे विचार करो, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। अगर ये प्योर पानी होता तो ये बॉयल हो चुका होता, यानी इसका वीपी एपी के बराबर पहुंच हो चुका होता। यानी प्योर वाटर का वीपी तो एपी है, इन्होंने 722 सोल्यूशन का दिया है, यानी पीएस दिया है। पीए नॉट 760 है। अब पीएस पता है, पीए नॉट पता है, ठीक है जी। तो इससे आप क्या कर लोगे, इससे आप सीधा सीधा एक्स से निकालो, एक्स से एक्स बी निकालो, और फिर इंटर कन्वर्जन से एक्स बी से मोलैलिटी निकालो। आरपीएस 5 में कुछ और है बच्चे? मैम ने ज्वाइन कर लिया है? हम चेक कर लें। चलो फिर ये वाली क्लास कितने बजे तक होती है? वैसे ये 12:15 तक होती है, बट मेरी अगली क्लास नहीं होती, तो मैं इसलिए सोचती हूँ कि चलो 2-4 डाउट्स और ले ले, नहीं तो फिर मुझे भी भागने की जल्दी पड़ेगी। मैम बोलो जी। मैम एंड पे आपने उस क्वेश्चन में 55.5 दिया, मतलब वाटर वाला कर दिया 1000/18, क्योंकि वो हाँ तो एक्वस नहीं लिखा था क्या इसमें? हाँ लिखा हुआ है। मैम अगर एक्वस लिखा हो तो फिर 55 भी लेना मैम, मैंने तो वो ले लिया था। अरे 1000/18 ना, 1000/18 कर लिया हमने। 1000/18 होता ही 55.5। हमने यही समझाया था ना, 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लेना, और सॉल्वेंट का मोलर मास 18 है पानी में, बस। ओके मैम। आरपीएस 6 भी देख लो, एक आधा क्वेश्चन जो चलते फिरते हो जाए। आरपीएस 6 जैसे मैम आएंगे प्लीज बता देना, हम तभी छोड़ देंगे क्लास। 7th क्वेश्चन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैलोरीज पर मोल है। अब वो चाहे वो लेटेंट कह रहा है कुछ भी, पर मोल लिखा है ना, तो तुम्हें पहले वाला फॉर्मूला यूज करना है, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी केएफ निकालना है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना हम कैलकुलेशन वैल्यूज नहीं ठीक डालते, तो मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ, और टीएफ नॉट केल्विन में डलेगा। टीबी नॉट टीएफ नॉट केल्विन में ही होते हैं हमेशा, डिवाइडेड बाय डेल्टा एच फ्यूज इनटू 1000। तो केएफ आपको हाँ तो कोई बात नहीं ना, लेकिन क्या है, पर मोल है। अभी